हेलो एवरीवन। तो 2021 यूपीपीजीटी के एग्जाम का सॉल्यूशन मैं पूरा डिटेल में लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम लोग इसको 5 एपिसोड में कवर करेंगे। अभी पहला एपिसोड है जिसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। 25 क्वेश्चंस के बाद में फिर अगले एपिसोड में 25 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट में 25, इस तरीके से हम 5 एपिसोड में पूरे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ओके। तो अभी पहला एपिसोड ये है, ठीक है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिए। फर्स्ट 25 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में हम कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे जो सॉल्यूशन के साथ साथ आएगा, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि अगर आप पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 2 कोहेरेंट सोर्स है अपने पास, ठीक है, और 2 कोहेरेंट सोर्स का इंटेंसिटी का रेशियो आपके पास दे रखा है, ठीक है। देखो भाई, इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 100:1 और आपसे कह रहा है कि 2 आपके पास कोहेरेंट सोर्स हैं जिनकी इंटेंसिटी दे रखी है, मतलब दो आपके पास लाइट बीम आ रही है और एक की इंटेंसिटी 100 और एक की 1 है, ऐसे मान लो। या फिर वास्तव में आप कह सकते हो कि दोनों का जो इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है वो 100:1 है, ठीक है। और ये कह रहा है कि उनकी मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी बनेंगी उनका रेशियो निकालो। तो यार आप लोग पता है क्या जानते हो? आप लोग जानते हो YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आपने पढ़ा होगा। YDSE में क्या किया जाता है? 2 कोहेरेंट सोर्स होते हैं, ठीक है। एक का नाम रखते हैं S1 और एक का नाम S2, 2 स्लिट होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा होता है? पर्दा, ठीक है। तो जब यहाँ से लाइट इस तरीके से निकलती है और यहाँ से इस तरीके से निकलती है, ठीक है, तो ये आपस में इंटरफेयर होती है। और इंटरफेरेंस जब होता है सुपर इम्पोज होती है, और सुपर इम्पोज होता है तो इंटरफेरेंस होता है, और इंटरफेरेंस होता है तो यहाँ पे आपको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, इस तरीके से मिलते हैं। देखो ये मिल गया मैक्सिमा, ये मिल गया मिनिमा, ये मैक्सिमा, इस तरीके से सेम हाइट के होते हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा इस तरीके से आपको मिलता जाता है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा मिलते हैं, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मिल गया ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर डार्क फ्रिंज, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर डार्क फ्रिंज, इस तरीके से अल्टरनेट ऑर्डर में मिलता जाता है। क्लियर? अब सवाल आता है कि जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसको मैक्सिमम बोलते हैं और जो डार्क फ्रिंज बनती है उसको मिनिमा बोलते हैं। तो मिनिमा और मैक्सिमा पर इंटेंसिटी आपको निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यार देखो सिंपल फॉर्मूला है, आई मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I minimum इज इक्वल टू √I1 प्लस माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकालो, ठीक है। अब रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे? दोनों का डिवाइड कर लो, आई मैक्स अपॉन आई मिन। तो आई मैक्स अपॉन आई मिन जब आप करोगे, ठीक है, तो डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? √I1 प्लस √I2 अपॉन में क्या आएगा? √I1 माइनस √I2, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब आप ऐसा करो ना, √I2 यहाँ से ले लो कॉमन, यहाँ से ले लो कॉमन, नीचे ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे? ऐसे लिखा जा सकता है, ये √I1 अपॉन I2 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर हो गया अपॉन में, ऐसे नीचे हो जाएगा √I2 कॉमन ले लो, I2 से I2 कट जाएगा ऊपर नीचे से ना, तो यहाँ पे हो जाएगा √I1 अपॉन I2 माइनस 1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या करना है? आप I1 I2 का रेशियो कितना दे रखा है? 100:1। यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको I1 अपॉन I2 कितना दे रखा है? 100/1। तो आप इसमें पुट करो, तो 100/1 जैसे आप पुट करोगे ना इसमें, तो देखो 100/1 का अंडर रूट है, तो 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, तो हो जाएगा 10/1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 10/1 माइनस 1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और इसका जब सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, और 10 माइनस 1 9, 9 का हो जाएगा 81, ठीक है। तो देखिए आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आई मैक्सिमम आई मिनिमम का प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, आई मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है
अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। दोनों का रेशो किया है, ठीक है। रेशो करने पर ये आ गया, अंडर रूट I2 इसमें से कॉमन लिया, अंडर रूट I2 इसमें से कॉमन लिया, तो जब कॉमन लिया तो कॉमन लेने पे क्या आएगा, अंडर रूट I1 अपॉन I2 प्लस 1 अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1। कॉमन जो लिया था वो कैंसिल हो गया, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये I1 I2 का वैल्यू कितना दे रखा है 100/1, अंडर रूट करोगे कितना आएगा 10, तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1 होल स्क्वायर लगाया तो आंसर आया 1:1:81। क्लियर गाइस। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये भी यूपीपीजीटी 2021 का पेपर है, ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि भाई रेडियस है आपके पास, देखना ध्यान से, रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, इज 16 टाइम्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। तो द पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज, देखो इसमें दो सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट तो ये है, ठीक है, तो आप पहले वाले सैटेलाइट है, ठीक है, तो पहले वाले सैटेलाइट को आप 1 मान लो, ठीक है, तो ये आपके पास सैटेलाइट हो गया, तो ये हो गया सैटेलाइट नंबर 1 और ये हो गया सैटेलाइट नंबर 2, ठीक है, दो सैटेलाइट हो गए। तो पहला सैटेलाइट है सैटेलाइट नंबर 1 और दूसरा सैटेलाइट है जिसका पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसका नाम रख दिया मैंने सैटेलाइट नंबर 2। अब कह रहा है कि पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालो, ठीक है, मतलब सैटेलाइट 1 का टाइम पीरियड निकालना है, सैटेलाइट 1 का टाइम पीरियड निकालना है। लेकिन एक बात कह रखी है कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट 1 इज 16 टाइम्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट 2। इसमें ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस है r1, ठीक है, ये 16 टाइम्स है रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सेकंड सैटेलाइट, तो ये r1 इज इक्वल टू 16r2 दे रखा है, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड निकालना है, तो ये दूसरा जो सैटेलाइट है ना यार, इसका नाम है जियो स्टेशनरी, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो होता है वो आप जानते हो 24 आवर्स होता है, ठीक है भाई। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है ना उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, या आप कह सकते हो 1 डे, तो इसका टाइम पीरियड 1 डे हो गया, ठीक है। और आपसे पूछा पहले वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड निकालो, ठीक है, तो आप ऐसा करो, यहाँ पे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यू लगा दो। ये क्यों लगा रहा हूं मैं, ये आप जानते हो ना, ये केपलर्स थर्ड लॉ है, तो केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लग गया r क्यू लग जाएगा, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यू लगाए हुए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यू है, तो दो है आपके पास, एक t1 और एक t2 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 क्यू, और उसी तरीके से क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 क्यू। अब ये दो इक्वेशन आ गए हैं, ठीक है, इन दोनों से क्या निकल रहा है, इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t1 अपॉन t2, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो r1 कितना है 16r2, तो ये हो जाएगा 16r2 अपॉन r2 का होल क्यूब, r2 से r2 कैंसिल हो गया, 16 का होल क्यूब कितना होता है जानते हो आप, ठीक है, और स्क्वायर को इधर से इधर ले जाओ, तो इसको स्क्वायर को जब इधर से इधर ले जाओगे ना, तो देखो इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाओ तो स्क्वायर इधर जाएगा तो 3/2 पावर आ जाएगी, तो ये जाएगा 16 की पावर 3/2, तो पहले 1/2 पावर को सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 4, 1/2 करोगे तो 4, 4 की पावर 3 64, 64 का t2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर कितना आ गया t1 इज इक्वल टू 64 इंटू t2, और t2 का वैल्यू कितना दे रखा है, t2 का वैल्यू दे रखा है 1 डे, तो t2 का वैल्यू 1 डे रखोगे तो t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 डेज, तो t1 का वैल्यू आ जाएगा भाई 64 डेज। क्लियर है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, तो ऑप्शन सही है सेकंड, थर्ड, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका
करेक्ट हो जाएगा 64 इंच। क्लियर? तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ डिपेंडेंट। आपको ये बताना है कि इन चारों में से पाथ डिपेंडेंट कौन सा होगा, यू होगा, पीडीबी होगा, पी होगा या वी होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि पाथ डिपेंडेंट क्या होता है। वर्क जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। वर्क क्या होता है? वर्क इज ए पाथ फंक्शन। ध्यान रखना है, वर्क कैसा फंक्शन? पाथ फंक्शन है। तो वर्क पाथ फंक्शन होता है। और वर्क को कैसे लिखा जाता है? वर्क इज इक्वल टू लिखा जाता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो एफ डी एक्स, अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन एरिया इंटू डी एक्स। ठीक है, एफ अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रेशर, और एरिया इंटू डी एक्स हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडीवी। ठीक है, तो आपका जो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पीडीवी आएगा। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट है तो P को आप बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा आपका dV, इंटीग्रेशन dV। इंटीग्रेशन dV को आप लिख दोगे V2 माइनस V1। ठीक है, या आप ऐसे लिख दोगे P और डेल्टा V। ठीक है, अब देखो P इंटू डेल्टा V क्या है? वर्क है। क्या है? वर्क। तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको P इंटू डेल्टा V लिखो या dV लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है? वर्क है। ठीक है, तो वर्क कैसा फंक्शन होता है? पाथ फंक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। और ये तो स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, ये भी पाथ फंक्शन नहीं होते। तो बताइए कौन सा पाथ फंक्शन हो गया? बी। तो दिस इज द पाथ फंक्शन। क्लियर है? तो वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स जब हम यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे यूज करते हैं जहाँ तक W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। अगर P कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन W इज इक्वल टू P और इंटीग्रेशन डी, ये हो जाएगा डेल्टा V। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये वर्क डन होता है, और वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? पाथ, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ पे डिपेंड करने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपकी ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो आप अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में इस रास्ते से होके गए, या आप इस रास्ते से होके गए, या आप इस रास्ते से हो गए, तो जैसे करके आपके पास तीन रास्ते हैं, तो तीनों रास्तों में वर्क का वैल्यू डिफरेंट आएगा, मतलब पीडीवी का वैल्यू डिफरेंट आएगा। ठीक है, पीडीवी का वैल्यू तीनों रास्तों में क्या आएगा? डिफरेंट, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो। ठीक है, अगर ए से लेकर बी तक स्टेट चेंज होती है तो तीनों में वर्क डन जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है। कैसा है? पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन इंटरनल एनर्जी तीनों में सेम आएगी। ठीक है, ए से लेके अगर बी तक जाओगे तो तीनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आएगा वो सेम आएगा। ए से लेके बी तक इस पाथ से जाओ तो भी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, इससे जाओ तो भी सेम रहेगी, इससे जाओ तो भी सेम रहेगी। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्लियर? तो वर्क जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी को यूएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम। एक ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि पार्टिकल जब एसएचएम करता है, ठीक है, एसएचएम में क्या रहेगा? देखो, पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो आप जानते हो इस तरीके से, जैसे मान लो ये पाथ है, ठीक है, और ये हो गई मीन पोजीशन। जब पार्टिकल को मीन पोजीशन से इस तरीके से इधर साइड में डिस्प्लेस किया जाएगा एक्स, ठीक है, डिस्प्लेस किया जाएगा तो पार्टिकल पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है एफ। तो आप जानते हो एफ इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? माइनस के एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स कब लिखा जाएगा? जब मीन पोजीशन एक्स बराबर 0 पर हो। मीन पोजीशन कहाँ पर? एक्स बराबर 0 पर हो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, लेकिन मीन पोजीशन कहाँ पे होगी? एक्स बराबर 0 पे। तो वर्क इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर मीन पोजीशन चेंज कर देंगे तो वर्क में एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस ए या एक्स प्लस ए, वो डिपेंड करेगा कि आपने किधर डिस्प्लेस किया है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ माइनस के एक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए क्या लिखा जाता है? माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ठीक है,
ये पोटेंशियल एनर्जी आती है। लेकिन ध्यान रखना है, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में जो रिलेशन लगता है ना, U बराबर माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ये रिलेशन केवल तभी लगता है जब गिवन फोर्स कंजर्वेटिव हो। गिवन फोर्स कैसा हो? कंजर्वेटिव फोर्स हो। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसके अंडर में एनर्जी कांस्टेंट रहे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे, ठीक है, एनर्जी लॉस नहीं हो, तो वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स है या रिस्टोरिंग जो फोर्स होते हैं ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफाइन की जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाएगा U इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। अब एफ का वैल्यू के एक्स आप इधर चिपका दो, ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो ये आएगा आपका के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कब आ रहा है? जब आपकी मीन पोजीशन एक्स बराबर 0 पर हो तब आ रहा है। अगर आप मान लो आपको मीन पोजीशन एक्स बराबर ए पर है, इफ मीन पोजीशन इज एट एक्स इक्वल टू ए, अगर मीन पोजीशन एक्स बराबर ए पर है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा के बाई 2 और यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कब बनेगी? जब मीन पोजीशन एक्स बराबर ए पर हो, ठीक है। और ये कब बनेगी? जब मीन पोजीशन एक्स बराबर 0 पर हो, ठीक है। तो आप चेक करके देख सकते हो, देखो एक्स बराबर 0 पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है, तो इसका मतलब एक्स बराबर 0 इसमें मीन पोजीशन है। इसमें देखो एक्स बराबर ए पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? 0 आ रही है, इसका मतलब इसमें एक्स बराबर ए क्या है? मीन पोजीशन। तो एक्स बराबर ए जब मीन पोजीशन होगी तो आप ऐसे लिखोगे और एक्स बराबर 0 मीन पोजीशन होगी तो ऐसे लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैच हो रहा है? ठीक है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा, ठीक है, और ये भी मैच नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो बताइए ये आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास सामने, ठीक है। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है यदि अर्थ को एक स्पेरिकल कंडक्टर मान लिया जाए, ठीक है, और उसका रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर। तो ये एक बहुत ही फेमस और वेल नोन क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में वैसे सब जानते हैं, इसका आंसर जो है, आंसर भी सबको पता होगा, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है कि अगर अर्थ को एक स्फीयर मान लिया जाए, कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आप जानते हो कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है, ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, देखो ये कैपेसिटेंस हो गया और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹ ठीक है, और यूनिट क्या आता है इसका? तो यूनिट आएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ सी का वैल्यू, अगर आप सी का वैल्यू निकालना चाहते हो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी दे रखी है? 6400 किलोमीटर, रेडियस दे रखी है 6400 किलोमीटर है, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन इतना होता है, तो अगर 4 पाई एप्सिलॉन निकालना है तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इनटू में, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है? 6400, तो 6400 इंटू किलोमीटर होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सी का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ से ये आ जाएगा 10⁻, यहाँ पे है 10⁻4 हो जाएगा ये ना, और यहाँ पे कितना है 9, तो 10⁻5 हो जाएगा, इधर से -5 आ जाएगा और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 711 माइक्रोफेराड के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 9 से सीधे से डिवाइड हो रहा है, 9 7 जा, ठीक है, 63, तो इसका मतलब 711 माइक्रोफेराड इसका आंसर होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो इतना आता है, म्यू इंटू साइन आई, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर माइक्रोस्कोप,
न्यूमेरिकल अपर्चर फॉर माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू आता है म्यू इंटू साइन आई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि इनफाइनाइट इक्वल चार्जेज है क्यू आर प्लेस्ड अलोंग ए लाइन एट ए डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 16 मीटर 32 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस। सवाल में ये पूछा है कि आपको पोटेंशियल निकालना है और सभी चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना होता है, टोटल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो भाई पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो हर एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा सभी पोटेंशियल्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ना ये क्लियर नहीं किया है कि पोटेंशियल किस पोजीशन पे पूछा है। तो हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल x बराबर 0 पे है। ठीक है, तो x बराबर 0 पे पोटेंशियल निकालना है, तो निकाल के देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखो अपन ये मान लेते हैं कि ये अपने पास ये x एक्सिस है। ठीक है, दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस में ये पॉइंट हो गया x बराबर 0, ये हो गया x बराबर 1, ये हो गया x बराबर 2। ठीक है, ये हो गया x बराबर 4 और ये हो जाएगा x बराबर 16 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब देखो अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है, इक्वल चार्ज है q, यहाँ पर भी q, यहाँ पर भी q और यहाँ पर भी q है। आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है KQ/R, चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो जैसे ये पॉइंट है, ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और इस जगह पर आपको पोटेंशियल निकालना है। इस जगह पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको डिस्टेंस देखना है और आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, V बराबर टोटल पोटेंशियल, V बराबर टोटल पोटेंशियल V बराबर क्या होगा, KQ/R1, KQ/R1। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ/R1 प्लस KQ/R2 प्लस 4 सेम है, ध्यान रखना, KQ/R3 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ R1 का वैल्यू कितना है 1, R2 का वैल्यू कितना है 2, R3 का वैल्यू कितना है 4, ऐसे R4 का वैल्यू कितना है 16। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो आप KQ कॉमन आ गया, KQ आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/R1 का वैल्यू 1 है तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो गाइज इसमें ये इस तरीके से सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर ये अगर इसमें से आंसर मुझे मैच करवाना है ना, तो ये मेरे पास एक प्रॉपर ढंग से जीपी बननी चाहिए। ये प्रॉपर ढंग से क्या बननी चाहिए, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये जीपी बननी चाहिए, लेकिन आप गौर से देखो ये जीपी नहीं बन पा रही क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक टर्म मिस है। ठीक है, इसलिए ये जीपी नहीं बन पा रही। अगर एक टर्म और होता तो ये जीपी बन जाती। तो यहाँ पे देखो 1 का डबल हो गया 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे एक टर्म मिस है 8 वाली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस दे रखी है ना, डिस्टेंस अगर इस तरीके दे रखी है 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस और आएगी 8 मीटर। ऑफिशियल क्वेश्चन में ही नहीं दे रखी है, मतलब मैंने मिसप्रिंट नहीं किया है, ऑफिशियल क्वेश्चन में नहीं दे रखी 8 मीटर, तो यहाँ पे 8 मीटर आनी चाहिए। तभी इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो ये हमारे आंसर मैच होगा, जो ऑफिशियल आंसर दे रखा है ना उससे मैच हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर एक टर्म और आएगा 1/8, तो यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, इस जगह पर एक टर्म आएगा प्लस 1/8। अगर प्लस 1/8 टर्म और आप लगा दोगे यहाँ पर तो ये जीपी बन जाएगी। ठीक है, अब जीपी बन जाएगी तो जीपी में क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये जीपी बन गई। अब इस जीपी में देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1
और कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है आपको 1/2। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 1/2। मतलब किसी भी दो टर्म का आप रेशियो करके देख लो, किसी भी दो टर्म का रेशियो करके देख लो, ठीक है। जैसे ये वाली टर्म है, इसका इसके साथ रेशियो करो, इसका इसके साथ करो, तो आपका जो रेशियो करने पाएगा वो 1/2 आना चाहिए। तो कॉमन रेशियो हो गया 1/2। तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, मतलब आगे वाली टर्म का पीछे वाली टर्म के साथ जब आप रेशियो करोगे तो जो रेशियो मिलेगा उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आ गया, तो ये a बराबर 1 हो गया, r बराबर 1/2 हो गया। अब देखो ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज मैंने लिए है ना वो 1 पे, 2 पे, 4 पे, 16 पे, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है सो ऑन, ठीक है, ऐसे करके। तो बताइए इस जीपी का जो सम निकालोगे, अगर इनफाइनाइट वाली जीपी आती है तो उस जीपी का जो सम आता है, अगर ये पूरा जो सम है, इस सम को अगर मैं निकाल के देखूं तो ये सम क्या आ जाएगा, तो ये समेशन जो है वो आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब देखो a का वैल्यू कितना दे रखा है 1 अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर कितना हो गया 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आएगा 2, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये सम 2 आ गया। अगर सम 2 आ गया तो v बराबर क्या आ गया, देखो v बराबर k क्यूब आ रहा है, k क्यूब, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पे कितना आया इसका आंसर 2। तो v इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल, k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या दे रखा है 2, 2 से 2, 2 4 जा 2, तो ये हो जाएगा q अपॉन में ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में आंसर दे रखा है q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो आप देखिए ऑप्शन मैच करिए, तो आपका q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ओके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं, ठीक है, 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं वाटर की, ठीक है, 8 इक्वल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉलिंग थ्रू एयर, ठीक है, विद स्टडी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द ड्रॉप्स, ठीक है, ड्रॉप्स आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, कोलेस हो जाती हैं, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। जब ड्रॉप कोलेस हो जाती है, ठीक है, तो नई टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी, ठीक है, ये सवाल है। अच्छा इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दे देता हूं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस तरीके दे रखे हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली ये कॉन्सेप्ट लगाना है यार, 8 ड्रॉप्स हैं आपस में मिलकर के एक ड्रॉप बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास छोटी छोटी ड्रॉप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी ड्रॉप्स आपस में मिल रही हैं, पानी की सारी ड्रॉप्स आपस में मिल रही हैं और मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, बड़ी ड्रॉप बना रही है। तो आप सोचिए इन सब के अंदर, इन सारी ड्रॉप्स के अंदर, इन सारी ड्रॉप्स के अंदर जितना वाटर है वो पूरा इस ड्रॉप के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी ड्रॉप्स के अंदर जितना वाटर है वो पूरा इस ड्रॉप के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये छोटी वाली जो ड्रॉप है, छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस आर है, ठीक है, छोटी वाली ड्रॉप की रेडियस आर है और बड़ी वाली ड्रॉप की रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर है, ठीक है। इन सब ड्रॉप से मिलकर ये बड़ी ड्रॉप बन रही है, इसकी रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और ये 8 ड्रॉप्स है, 8 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम आएगा, 8 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब आपको पता है कि ये 8 ड्रॉप से ही ये वाली ड्रॉप बनी है, तो इसका मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आप क्या बोल दोगे, 8 इंटू 4/3
पाई आर क्यू शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म गया तो पूरा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 आर क्यू इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यू, और यहाँ से आप कैपिटल आर का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2r। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना आ रहा है 2r आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। तो एक प्रॉब्लम तो इसमें ये थी कि भाई जो नई ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस कितनी आएगी, तो नई ड्रॉप की रेडियस इतनी आ गई, ठीक है। अब पता है आपको, अब आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है, जब आप किसी भी मीडियम से, कोई भी मीडियम है आपके पास, देखिए देखो अगर आपके पास कोई भी एक मीडियम है, ठीक है, इस तरीके से ये एक मीडियम है और इसकी डेंसिटी है रो मान लो, ठीक है, या सिग्मा मान लेते हैं, चलो इसकी डेंसिटी क्या है सिग्मा है, तो इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये कोई मीडियम है और इसकी डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ठीक है। पार्टिकल होंगे मीडियम में, ठीक है। अगर इस मीडियम में कोई दूसरा अलग डेंसिटी वाला कोई इस तरीके से स्पेरिकल बॉल अगर इसमें गिरती है, ठीक है, तो जब इसमें गिरेगी तो जब इसमें से होके वो पास होगी ना, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से पास होती है, ठीक है, और उस कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से पास होगी, इस तरीके से ये लिक्विड है पूरा, ठीक है, तो इससे टर्मिनल वेलोसिटी पास होगी। तो इसमें जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है ना, अगर मान लो इसकी डेंसिटी रो है और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है सिग्मा, तो बताइए टर्मिनल वेलोसिटी वीटी का जो फॉर्मूला होता है, टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, तो टर्मिनल वेलोसिटी वीटी का जो वैल्यू होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है कि 2/vt इज इक्वल टू होता है 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी और रो माइनस सिग्मा, इस तरीके से आता है। अब सवाल ये आता है कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला आता है बायोन्सी फोर्स, ठीक है, बायोन्सी फोर्स और आपका विस्कस फोर्स, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है mg से। तो जब इन दोनों को mg के साथ बैलेंस करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है टर्मिनल वेलोसिटी का। अब टर्मिनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ रहा है, अब इसमें देखो इस फॉर्मूले में आप गौर से देखिए कि vt टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, 2/9 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या देख रहे हो कि टर्मिनल वेलोसिटी आपको पहले स्मॉल ड्रॉप की दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और बड़ी ड्रॉप की निकालनी है, ठीक है। तो पहली वाली ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी रेडियस के स्क्वायर के। अब बड़ी ड्रॉप की टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी रेडियस के स्क्वायर के। लेकिन आपको सवाल में क्या पूछा है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप निकालो, जो बिग ड्रॉप बन रही है, तो आपको क्या करना है दोनों का रेशियो कर लो, तो ये हो जाएगा v2/v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r/स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि भाई कैपिटल R का जो वैल्यू है वो 2r के बराबर है, तो जैसे ही आप कैपिटल R का वैल्यू 2r रखोगे या यहाँ से कर लो कैपिटल R/स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है 2, यहाँ से ही आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल R/स्मॉल r का वैल्यू कितना आ रहा है 2, तो 2 इधर चिपका दो, तो ये आ जाएगा आपका v2/v1 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज 4। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1, तो v2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स v1 आ गया, तो मतलब v2 इज इक्वल टू 4 इंटू v1 कितना दे रखा है, v1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो क्लियरली इसमें कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया है कि वीटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, एक तो ये पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए जब वॉल्यूम इक्विवेलेंट करोगे, देखो 8 ड्रॉप्स है, ठीक है, 8 ड्रॉप्स है, तो 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम जब इक्विवेलेंट करोगे तो ये कैपिटल R इज इक्वल टू 2R आ जाएगा, और दोनों का रेशियो कर लो, आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, इज नोन एज। आपको पता है कि ऑप्टिकल रोटेशन को अगर मेजर करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है। देखो ऑप्टिकल रोटेशन अगर कहीं पे आता है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन जो आता है वो आप पढ़ते हो पोलराइजेशन में, ठीक है, और पोलराइजेशन में जो यूज किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, पोलरोमीटर। तो पोलरीमीटर का यूज किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करने के लिए, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप का तो यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि आपको पता है माइक्रोस्कोप से साइज वगैरह पता लगता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर का यूज इंटेंसिटी मेजर करने के लिए किया जाता है। इंटरफेरोमीटर्स की डिफरेंट वेराइटी ऑफ यूजेज है, ठीक है। इससे सरफेस में इरेगुलरिटी का पता लगाते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वगैरह का पता लगाते हैं। इसमें बहुत सारे यूज होते हैं इसके, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है इंटेंसिटी मेजर करने के लिए, माइक्रोस्कोप साइज वगैरह का मेजर करने के लिए, और पोलरोमीटर का यूज किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन के लिए। तो ऑप्टिकल रोटेशन अगर कहीं पर होता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि चीनी का गोली लिया जाता है तो आपका लाइट जो गिरता है वो इस तरीके से रोटेट हो जाता है नली में, तो वहाँ पे जो रोटेशन आपको देखने को मिलता है ना, वो ऑप्टिकल रोटेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन का मेजरमेंट पोलरोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पोलरोमीटर एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेक्टर का है, जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम है p और एक का नाम है q, और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है r, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि आर स्क्वायर बराबर दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, p और q के बीच में एंगल कितना होगा। तो आपको सिंपली दिख रहा है कि एक वेक्टर है p, एक वेक्टर है q, और दोनों के बीच में एंगल आपको बताना है। अगर रिजल्टेंट इतना दे रखा है तो आपको पता है कि अगर दो वेक्टर है p और q और उनका रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में क्या आएगा, cos थीटा। अब देखो दोनों दोनों में क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट इतना आ रहा है, ठीक है, तो आप रिजल्टेंट इतना आ रहा है मतलब इसका स्क्वायर ले लो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2pq इंटू कॉस थीटा। तो अब आप सोचिए कि जो रिजल्टेंट का वैल्यू है, रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कब रहेगा, रिजल्टेंट का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कब रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तब रहेगा जब ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाए, ये जो थर्ड वाला टर्म है ना वो जीरो हो जाए। अब थर्ड वाला टर्म जीरो कब हो सकता है, या तो p जीरो हो जाए या q जीरो हो जाए तो हो सकता है। तो अगर मान लो p और q जीरो कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा इनमें से कोई सा भी, या दोनों जीरो हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, r का वैल्यू जीरो मिल जाएगा। लेकिन r का वैल्यू लाना इतना है, तो इसका मतलब p और q जीरो तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन cos थीटा का वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए। अगर cos थीटा का वैल्यू जीरो हो जाता है तो आर स्क्वायर बराबर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब सवाल आता है cos थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, तो आप जानते हो cos थीटा का वैल्यू जीरो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। तो ध्यान रखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्लियर है, तो आपका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य के अंदर जो एनर्जी बनती है, सन के अंदर जो एनर्जी बनती है उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो आपने सुना है कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है। एक होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक होता है फिशन। फिशन में जो रिएक्शन होती है इसमें होता है न्यूक्लियर डिके, ठीक है। इसमें कोई भी बिग न्यूक्लियस होता है और वो बिग न्यूक्लियस जो रहेगा वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से ये भी और आगे ब्रेक हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो होती है ना वो साइक्लिक प्रोसेस होती है, इस तरीके से चलती रहती है ऐसे करके, एक चेन रिएक्शन होती है। तो ये जो चेन रिएक्शन होती है, ये जो चेन रिएक्शन होती है ये टूटेगा, फिर ये आगे टूटेगा, फिर ये आगे टूटेगा, ये इस तरीके चलता हुआ जाएगा। ये वाली जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं फिजन, ठीक
ठीक है। तो फिजन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक जो होता है, बड़ा न्यूक्लियस जो होता है, वो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के लिए। और एक अच्छा, ये जो फिजन का जो यूज किया जाता है, फिजन का यूज होता है बॉम्ब वगैरह में, ठीक है, जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, उनमें इसका यूज होता है। अब फ्यूजन है, फ्यूजन में क्या किया जाएगा, फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ये फ्यूजन में होता है। तो फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है ये होती है सन के अंदर, ठीक है। तो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सन के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, ना कि फिजन। क्लियर? बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फिजन, नो। और ये हो गया अदर सोलर सिस्टम से एनर्जी रिसीव करता है, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपका ये आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन। देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि आपके पास 20 ग्राम आइस है, 20 ग्राम आइस है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाती है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप सोचिए, आइस है, ठीक है, आइस, आइस से क्या बन रहा है, आइस से बन रहा है वाटर। मतलब आइस से जब वाटर बन रहा है, आइस से जब वाटर बन रहा है, तो आपका फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, फेज चेंज। तो सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब फेज चेंज होता है, तो फेज चेंज जो होता है उसमें टेम्परेचर फिक्स रहता है, टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जब टेम्परेचर फिक्स रहता है तो उस टाइम पर जो हीट आएगी तो वो आएगी लेटेंट हीट। कौन सी हीट आएगी, लेटेंट हीट। तो यहाँ पर हीट की फॉर्म में हीट एनर्जी जब निकलेगी तो लेटेंट हीट की फॉर्म निकलेगी, और उसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ml। तो इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। अब इतनी एनर्जी अगर यहाँ से रिलीज होगी, आइस से वाटर बनेगा, ठीक है, तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी रिलीज नहीं होगी, इतनी एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी। और जब हम इतनी एनर्जी दे देंगे तो आइस से क्या बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइस से वाटर अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। अब ये जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, इसकी वजह से इसकी एंट्रोपी में भी चेंज आएगा। और हम जानते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, टी इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना आ रहा है, ml, तो ये हो जाएगा ml अपॉन टी। मास कितना दे रखा है, 20 ग्राम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ इंटू एल का वैल्यू कितना दे रखा है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम है, ठीक है। अब देखो, कैलोरी पर ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, और कैलोरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, ठीक है। तो आप जानते हो कि कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल, ठीक है, और पर ग्राम है, ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ kg, ठीक है। और तो ये इस तरीके से आ जाएगा अपॉन में टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लीजिए, टी इक्वल टू दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 273.15 केल्विन। या आप खाली 273 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 273, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो ये तो सभी कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ से ये मिल जाएगा 1600 इंटू 4.2 और अपॉन में 273, ओके। तो ये आ जाएगा 1600 इंटू 4.2 अपॉन 273। तो भाई इसका आप डिवाइड कर लो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 24.6 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका 24.6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो सारे ऑप्शन 30, 35, 49 है,
तो एक ही ऑप्शन है जो 24 के बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल पर केल्विन। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि मैंने 4.2 लिया है, मैंने क्या लिखा है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, एग्जैक्टली देखो तो 4.18 जूल होता है। ठीक है, और नीचे आएगा 273.15। तो अगर एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर आएगा 24.5 के आसपास। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर डाइपोल के आगे पी लिख दिया है ना, पी का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट है एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, फ्रॉम द डाइपोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से होनी चाहिए कि एक आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर दे रखा है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर और सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और जहां पर आपको डाइपोल मोमेंट का डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि आपके पास एक डाइपोल है। आप जानते हो डाइपोल में क्या होता है, दो चार्ज रखे होते हैं, एक माइनस का चार्ज और एक प्लस का चार्ज, और दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पे रखे होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं ये। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए दूर बना दी है, लेकिन वास्तव में बहुत नजदीक होते हैं। ये डाइपोल का सेंटर है। अब ये कह रहा है कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर। अब देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ आती है, माइनस से प्लस की तरफ आती है, आपको पता होगा। ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये। ठीक है, यहां से थीटा एंगल पर, यहां से थीटा एंगल पर एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू जब आप निकालोगे ना, तो प्लस चार्ज की वजह से आएगा, माइनस चार्ज की वजह से आएगा। जब दोनों को ऐड करोगे और ऐड करोगे तो ऐड करने पे इसका आंसर आएगा v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गया। अब ये ऑप्शन बचे, इनमें से क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा, कॉस थीटा। तो साइन वाला और टेन वाला ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, अगर डाइपोल की वजह से निकालोगे तो ये 1 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे। क्लियर? ऑलराइट, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और बता देते हैं कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है ना, कभी कभी ये वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो आपको अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो भी आप उस ऑप्शन को करेक्ट कर देना। v इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है ना के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख देते हैं v इज इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, v इज इक्वल टू के पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू के और यहाँ पे आ जाएगा p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए ये जो आर कैप है ये क्या है, आर कैप ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन आर कैप होगी, आर के अलोंग जो डायरेक्शन आएगी ना ये आर कैप है। ठीक है, और ये डॉट लगा दिया हमने, और ये पी वेक्टर है, तो पी वेक्टर का डॉट आर कैप के साथ करोगे तो पी डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है
कि ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दे रखा है किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ऐसे दे रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरीके से, और आपसे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो मान लो इनफाइनाइट पे। कहाँ पे जीरो मानना है? इनफाइनाइट पे। तो फिर आपको निकालना है इट्स वैल्यू एट ए डिस्टेंस एक्स। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू ही निकालना है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप जानते हो, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी यही लगती है और आपके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी यही होती है, ठीक है। तो आप जानते हो फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है? फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dv अपॉन dx। लेकिन अब अगर आपको v दे रखा है तो आप E का वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन प्रॉब्लम में उल्टा दे रखा है, E का वैल्यू दे रखा है, v निकालना है। तो आपको क्या करना है? इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आ जाएगा, और दोनों साइड में क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। तो यहाँ से पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पर लिमिट लगाते हैं इनफाइनाइट से लेकर के, और जो डिस्टेंस है x वहां तक का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? v एट इनफाइनाइट, और यहाँ पे आ जाएगा v एट x। तो ये हो जाएगा v माइनस v इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर के x तक, और ये हो जाएगा e dx। अब देखो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना दे रखा है? जीरो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज जीरो। इनफाइनाइट पे जीरो दे रखा है, तो आपको ये वाला टर्म क्या दे देगा? जीरो दे देगा। तो आपका टर्म पोटेंशियल एट एक्स कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू एक्स, और ये हो जाएगा ई डी एक्स। क्लियर है? अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ई का वैल्यू ये दे रखा है k इंटू एक्स की पावर माइनस 3/2, इधर चिपका दो, ठीक है, और सॉल्व कर लो, झटके में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम e का वैल्यू इधर चिपकाते हैं तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके x तक, e का वैल्यू कितना दे रखा है? k x टू पावर माइनस 3/2 dx। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू x, x की पावर माइनस 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के, और ये हो जाएगा एक्स टू पावर माइनस 1/2 अपॉन में माइनस 1/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी? इनफाइनाइट से लेके एक्स तक, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2k, और ये लिखा जाएगा x की पावर माइनस 1/2 माइनस इनफाइनाइट की पावर माइनस 1/2। आपको पता है इनफाइनाइट की नेगेटिव पावर क्या देता है? जीरो देगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 2k, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, मतलब x की पावर 1/2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 2k अपॉन अंडर रूट एक्स, 2k अपॉन अंडर रूट एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है ऑप्शन से, ठीक है। ई बराबर क्या है? माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं करना, डिफरेंशिएशन से चेक करना है, तो डिफरेंशिएशन से चेक करने के लिए ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी एक्स लगाओ। तो देखो v के ये 4 वैल्यू दे रखे हैं, हर एक का डिफरेंशिएशन कर लो, और हर एक का डिफरेंशिएशन करके देखो क्या ये मैच हो रहा है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो x की पावर कितना है इसमें? 1/2। 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पे x की पावर क्या आएगा? माइनस 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब इससे मैच नहीं हो रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन देखो x की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? x की पावर माइनस 3/2, तो ये हमारा ऑप्शन है। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? x की पावर 2, तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। x की पावर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो x की पावर माइनस 4, ये हमारा आंसर नहीं है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा।
तो आपका आंसर ये मैच हो रहा है। तो अगर आपको इतना सॉल्व नहीं करना है और आपको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना है, तो ऑप्शन से जाने का मतलब ये हो गया कि आप ये फॉर्मूला लगा दो, v की ये 4 वैल्यू दे रखे हैं, v का डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन करने पर वो x की पावर से मैच होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो x की पावर दे रखी है ना, उससे मैच होना चाहिए। अगर उससे मैच हो रहा है तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख लो ये ऑप्शन मैच हो रहा है, सही है। चलो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि आपके पास फोकल लेंथ, इसमें कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की इंक्रीज कर दी जाए, देखो आपको पता है कि एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। ठीक है, ये दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं, एक होता है आई पीस, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सिमिलरली ये माइक्रोस्कोप में होता है और जो आपका टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप में ऐसा रहेगा, ये बड़ा होता है इस तरीके से और ये आपका छोटा होता है। ठीक है, काम वही करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है और ये आई है, ठीक, आई पीस है, ऐसे ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर मान लो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है, इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ नॉट है, अगर एफ नॉट को इंक्रीज कर दिया जाए, एफ नॉट को इंक्रीज कर दिया जाए तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक की पे क्या फर्क पड़ेगा, टेलीस्कोप की पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो आपको बता दें कि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और माइक्रोस्कोप की जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आप लगाइए। ठीक है, और फॉर्मूला लगाएंगे तो माइक्रोस्कोप में 1/f0 आएगा, तो इसका मतलब डिक्रीज होगी, और इसमें f0 ऊपर आएगा तो इसमें इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस, कोई भी आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस और कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एंट्रोपी, एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर क्या होती है, डेल्टा क्यू अपॉन टी होती है। ठीक है, तो आप बताइए ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट में जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा, तो डेल्टा एस में भी चेंज क्या आएगा, जीरो। अब जब इसमें चेंज जीरो आता है तो हम कहते हैं एडियाबेटिक है, ना तो हम हीट ले रहे ना हीट दे रहे, तो हम कहेंगे एंट्रोपी में चेंज भी जीरो आएगा। अब एंट्रोपी में चेंज अगर जीरो आएगा तो एंट्रोपी में चेंज जीरो है, इसका मतलब आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आप जानते हो फाइबर ऑप्टिक्स में क्या रहेगा कि आपने इस तरीके देखा होगा कि जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं। इसके अंदर जो सिग्नल जाता है एक जगह से दूसरी जगह, सिग्नल को जब भेजा जाता है तो वो इंटरनल रिफ्लेक्शन से भेजा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, होता है इसके अंदर। तो बताइए किस पे बेस्ड है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। देखिए भाई ये एक प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास इंटरनल रेडियस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब की जो लेंथ दे रखी है वो 1 मीटर दे रखी है और इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज द फर्स्ट resonating position is 4.6 सेंटीमीटर एंड सेकंड resonating position is 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना L1 का वैल्यू दे रखा है 4.6 और L2 का वैल्यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर निकालना। ठीक है, तो देखो ये प्रॉब्लम है, इसमें ये कह रहा है कि ये आपके पास एक रेजोनेंस ट्यूब है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपके पास एक रेजोनेंस ट्यूब होती है जिसमें
ये आपके पास एक रेजोनेंस ट्यूब है, ठीक है, और ये आप जानते हो वन साइडेड ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करती है, या हम कह सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करेगी। यहाँ पर आपका इस तरीके से बनेगा और ये आपका ओपन एंड है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये क्या है, आपका वेवलेंथ का फोर्थ पार्ट है, ठीक है, वेवलेंथ का क्या है, फोर्थ पार्ट, क्योंकि आप जानते हो ना इस तरीके, देखो ये स्टेशनरी वेव से बेस्ड है, और स्टेशनरी वेव इस तरीके से बनती है ऐसे करके। तो ये वाली जो लेंथ होती है ना, ये इसको बोलते हैं पूरी को लैम्बडा। तो बताओ इसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा बाई 2, और इसका भी हाफ कर दोगे यहाँ तक की लेंथ को क्या बोलेंगे, लैम्बडा बाई 4, ठीक है। तो ये लैम्बडा बाई 4 है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक लैम्बडा बाई 2, और ये हो जाएगा लैम्बडा बाई 4। तो इसको लिखा जा सकता है 3 लैम्बडा बाई 4। तो L1 की लेंथ, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है रेजोनेंस की, वो लैम्बडा बाई 4 के इक्वल है, और सेकंड पोजीशन जो है वो 3 लैम्बडा बाई 4 के इक्वल है। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा L2 माइनस L1। यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू L2 माइनस L1, ये लैम्बडा आ गया। अब आपको स्पीड निकालनी है v, ठीक है। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। अब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2000 हर्ट्ज, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट कर दो 2000 हर्ट्ज इंटू लैम्बडा का वैल्यू कितना है 2 इंटू L2 माइनस L1। अब L2 कितना है 14 माइनस L1 कितना है 4.6, और ध्यान रखना सेंटीमीटर में दे रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी ये, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पे ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू, और ये हो जाएगा 9.4। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 4 जो 6, ठीक है, पॉइंट इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 376 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, तो ये बी ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। क्लियर? देखो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें ये कह रहा है कि फॉर इंसिडेंस एट ब्रूस्टर एंगल द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज। तो ये देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई सरफेस है, इंटरफेस है, और यहाँ एक मीडियम है μ1 और यहाँ पर एक मीडियम है μ2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है μ1 और μ2, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी इस तरीके से अनपोलराइज लाइट है हमारे पास एक, और अनपोलराइज लाइट को हम ऐसे इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पर, ये अनपोलराइज्ड, ध्यान रखना अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज लाइट को एक विशिष्ट एंगल पर इंसिडेंट कराया जाए, ठीक है, आईपी पर इंसिडेंट कराया जाए, और जहां आईपी 10 आईपी का वैल्यू μ2 अपॉन μ1 हो, ऐसी कंडीशन अगर लग जाए, इस कंडीशन को कहते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो अगर ब्रूस्टर एंगल पर अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो यहां से एक लाइट निकलेगी ऐसे रिफ्लेक्टेड, और एक इस तरीके से जाएगी रिफ्रैक्टेड, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड आएगी, कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगी। अब देखिए एक बात ये हुई, यहां पर ये रहेगा कि जब ये कंप्लीटली पोलराइज्ड मिलेगी तो ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और
इसमें इस तरीके के ऑसिलेशन प्रेजेंट रहेंगे ऐसे, और कुछ इस तरीके के भी रहेंगे, ठीक है। ये कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती है, ये पोलराइज हो जाएगी और ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है ना, वो आता है 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, जब ब्रूस्टर एंगल पर डाला जाता है। ओके, तो ब्रूस्टर एंगल पे अगर इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको स्नेल्स लॉ से भी समझा जा सकता है कि ये tan IP बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 कैसे आया। आपको ध्यान रखना है, कंडीशन ये है tan IP इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होगा, तो ये ब्रूस्टर एंगल होता है IP, ठीक है। IP क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल होता है। और ब्रूस्टर एंगल पर अगर आप ऐसे इंसिडेंट कराते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी, और कंप्लीटली पोलराइज मिलेगी, और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलती है। क्लियर? अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि पीक वैल्यू इन आ 240 वोल्ट एसी सप्लाई। आपके पास कोई भी एसी सप्लाई दे रखी है, ठीक है, जो दे रखी है 240 वोल्ट एसी सप्लाई, और आपको इसका पीक वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको सिंपली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये वाली जो वैल्यू अगर आपको इस तरीके दे के रखे ना, जैसे आपको दे दिया 240 वोल्ट एसी सप्लाई, ऐसे आपको दे रखा है 240 वोल्ट एसी सप्लाई, तो आप 100% ये समझना कि 240 वोल्ट एसी सप्लाई अगर ऐसे दिया हुआ है ना, तो ये जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू दे रखी है, आरएमएस। ध्यान रखिएगा, ये आरएमएस वैल्यू दे रखी है, तो वी आरएमएस इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 240 वोल्ट। अब आपको पीक वैल्यू निकालनी है, तो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है कंप्लीट साइकिल में, वी नॉट अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 240। तो यहां से वी नॉट का वैल्यू आ जाएगा 240 इंटू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 जब आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.414 इंटू 240, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ऑलराइट, तो इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा 339.360, और ये हो जाएगा 340 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर आपको 240 वोल्ट एसी सप्लाई दे रखा है तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं इस तरीके से, जैसे एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है, यहीं पर अगर आपको 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया जाए, 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे दिया जाए, और आपसे पूछे पीक वैल्यू निकालो, तो पीक वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या दे रखा है आप समझ जाओगे, ये ऐसे दे रखा है वी आर एम एस, तो पीक वैल्यू क्या आती है, वी आर एम एस वैल्यू इंटू में अंडर रूट 2 कर दो, तो ये हो जाएगी। तो बताइए पीक वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस कितना दे रखा है 220 इंटू अंडर रूट 2, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 311 वोल्ट, ठीक है। तो ये देखो हमारे घरों में जो एसी सप्लाई होती है ना, वो 220 वोल्ट पे होती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में 220 वोल्ट पे होती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीक वैल्यू आती है वो 311 वोल्ट आती है, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। और 240 पूछा है लेकिन क्वेश्चन में, तो इसके लिए हो जाएगा 340 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास एक एंडरसन ब्रिज है, और एंडरसन ब्रिज का यूज क्या किया जाता है, एंडरसन ब्रिज का यूज क्या होता है, क्या मेजरमेंट करने में किया जाता है, कैपेसिटेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई, क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान रखोगे इसका आंसर आएगा सेल्फ इंडक्टेंस। एंडरसन ब्रिज का यूज किया जाता है सेल्फ इंडक्शन मेजर करने के लिए, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस होता है किसी कॉइल का, जैसे आपके पास कोई कॉइल होती है ना, ऐसे ये कॉइल है, तो कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, एल होता है, तो एल आता है, ठीक है। आप जानते हो ना एल का वैल्यू कितना आता है, एल इज इक्वल टू पाई अपॉन आई, ठीक है।
इस तरीके से आता है अगर आपको फ्लक्स और करंट दे रखे हैं तो। और ये एल कैसे आता है किसी भी कॉइल में, ये एल तब आता है जब कॉइल में करंट का वैल्यू चेंज होता है तो फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल आएगा जो कि अपोज करता है। एल क्या होता है, एल को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए एंडरसन ब्रिज का यूज किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्रिज आपको बता दिए, देखो सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है, या इंडक्टेंस मेजर करने के लिए जो ब्रिज यूज किए जाते हैं वो होते हैं एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज और हे ब्रिज। ये तीनों ब्रिज का यूज किया जाता है इंडक्टेंस मेजर करने के लिए। देखो सभी में क्या आ रहा है, इंडक्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर आपको मोर प्रिसाइसली इंडक्टेंस मेजर करना है तो एंडरसन ब्रिज का यूज करेंगे, ठीक है। लो क्वालिटी फैक्टर के साथ मेजर करना है वाइड रेंज में तो मैक्सवेल ब्रिज का यूज किया जाता था। हाई क्वालिटी फैक्टर के साथ वाइड रेंज में यूज करना है तो हे ब्रिज का यूज किया जाता है। तो ये तीनों ब्रिज है, अगर इन तीनों के नाम कभी आ जाए तो आप ध्यान रखोगे इंडक्टेंस मेजर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप जानते ही हो, व्हीटस्टोन ब्रिज से आप फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। एक है स्केरिंग ब्रिज, इसका यूज किया जाता है कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने के लिए। एक है वीन्स ब्रिज, इसका यूज किया जाता है मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो देखो एसी की फ्रीक्वेंसी अगर मेजर करनी है ना, अल्टरनेटिव करंट की अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है तो उसके लिए वीन ब्रिज का यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है टॉर्सनल कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सिलेंडर ऑफ ए लेंथ L/2 रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा बाई 1 टर्न विल बी, ठीक है। तो देखो आपको किसी भी आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर को आपको ट्विस्ट करना है, ठीक है। ट्विस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले सरफेस को इस तरीके से फिक्स मान लेते हैं। इसका ऊपर वाला सरफेस जो है वो फिक्स है, ठीक है। और नीचे वाले सरफेस को ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। ऐसे रोटेट कराएंगे तो इसमें ट्विस्ट हो जाएगा, ये इसमें ऐठन आ जाएगी, ठीक है। अब ऐठन आ जाएगी तो अब हमें यहाँ पर क्या है, वहां पर जो ट्विस्टिंग कपल आएगा, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू निकालना है, मतलब एक कांस्टेंट आएगा उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमने नीचे वाले पार्ट को ऐसे ट्विस्ट किया तो देखो बी शिफ्ट हो गया बी डैश पर, तो यहाँ पर कितना एंगुलर शिफ्ट आएगा थीटा, और यहाँ पर ऊपर वाला फिक्स एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगुलर शिफ्ट आया वो कितना आया 5, ठीक है। ऊपर एंगुलर शिफ्ट कितना आएगा 5 और यहाँ पर एंगुलर शिफ्ट कितना आएगा थीटा, ओके ऑलराइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है कि जैसे ये नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाले सरफेस में ये सेंटर है, ठीक है। और इसमें जो ट्विस्ट आ रहा है वो इस तरीके से थीटा एंगल का आ रहा है, ऐसे करके रोटेट हो रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स आ रहा है, ठीक है। और अगर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखा जाए ऊपर, तो ऊपर देखा जाए तो ऊपर देखिए आप, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल घूम रहा है ये वाला एंगल घूम रहा है 5। तो अगर नीचे वाले के हिसाब से निकाला जाए, ठीक है, तो आप आर्क इज इक्वल टू इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए एक्स है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस ना एक्स मान लेते हैं और इसका नाम है बीबी डैश, ठीक है। चलो इसका नाम बीबी डैश। तो देखिए बीबी डैश का जो वैल्यू आ रहा है ना, बीबी डैश का बी से लेके बी डैश तक शिफ्ट हो गया मान लो, तो बीबी डैश का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, नीचे वाले एक सेक्टर के हिसाब से निकालोगे तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो एक्स थीटा आ जाएगा। और ऊपर वाले के हिसाब से अगर निकालोगे इसके हिसाब से तो ये हो जाएगा बीबी डैश, ये कॉमन है दोनों के लिए, तो बीबी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा एल इंटू 5। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, एक्स थीटा इज इक्वल टू एल फाई आ रहा है, ठीक है। एक्स थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा एल इंटू, तो यहाँ से फाई का वैल्यू अगर निकालें तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स थीटा अपॉन में एल, ये फाई आ गया, ठीक है। मतलब इतना
ये फाई क्या है, फाई है एंगल ऑफ शियर, ठीक है, या शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन का जो वैल्यू आ गया, स्ट्रेन का वैल्यू जो आ गया वो इतना आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आप ये बात जानते हो, ठीक है। आप क्या जानते हो कि भाई अगर आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिखते हो ईटा, ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा, शियर स्ट्रेन। तो यहाँ से ईटा का वैल्यू अगर निकालोगे, तो अगर मान लो यहाँ पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू इस तरीके से आ रहा है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन कितना आ रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा इंटू 5, ईटा इंटू 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ईटा इंटू एक्स थीटा अपॉन एल। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्चुअली क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू इतना आ गया, ईटा एक्स थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा एक्स थीटा अपॉन एल। अब हम क्या मान लेते हैं पता है, हम ये मान लेते हैं कि ये जो बीवी डैश मिल रहा है ना हमें, ये वाला जो पूरा सिलेंडर है, ठोस सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, इसको हम इस तरीके से रिंग से बना हुआ मान लेते हैं। तो ये वाला जो नीचे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि इसको ऐसे रिंग से बना हुआ मान लेते हैं, और इसके अंदर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक रिंग मान लेते हैं, और रिंग की जो लेंथ है वो dx है, ठीक है। पूरे सरफेस की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, ठीक है। लेकिन इस अंदर वाली रिंग की अंदर वाली जो रिंग है ना, जो रिंग मैंने यहाँ पे बनाई है, इस रिंग की इंटरनल वाला जो सर्कल है, या अंदर वाला जो सर्कल है, इसकी रेडियस हमने x मान ली, ठीक है। और इसकी मोटाई जो है वो dx है। तो बताओ ये वाला जो एरिया अगर मैं लिखूंगा, ये वाला एरिया, अगर मैं ये एरिया निकालता हूँ, एरिया एलिमेंट, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ये एरिया आ जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इस एरिया का वैल्यू अगर मैं इस यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा थीटा अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से फोर्स का वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ईटा थीटा अपॉन एल इंटू 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। तो ये फोर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें लिखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ द फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होता है, एफ इंटू एक्स। तो ये टॉर्क का काम करेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट इंटू फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का यहाँ पे आ जाएगा ईटा थीटा अपॉन एल 2 पाई। अब देखो एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू डी एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, और हम इस पे इंटीग्रेशन लगा देंगे इस तरीके से। तो ये टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा ईटा थीटा अपॉन एल 2 पाई, और एक्स की लिमिट कहाँ है, 0 से लेके आर तक, 0 से लेके आर तक लिमिट लगा देंगे, तो 2 पाई, और ये हो जाएगा आर टू पावर 4 अपॉन 4। ये टॉर्क का वैल्यू आ गया। अब देखो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ट्विस्टिंग कपल का वैल्यू, ठीक है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इंटू थीटा। तो ये हो जाएगा ईटा इंटू थीटा अपॉन एल इंटू 2 पाई आर टू पावर 4 अपॉन 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पे यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा ईटा इंटू 2 पाई आर टू पावर 4 अपॉन
4l, कुछ इस तरीके सी का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सी का फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, ट्विस्टिंग कपल, इसको ही बोलते हैं ट्विस्टिंग कपल। तो ट्विस्टिंग कपल सी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई ईटा r2/4 अपॉन 12। तो ये कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो वैसे डायमेंशनली मैच किया जाए तो पाई है, ईटा है, r4 है, अपॉन l है, 2l है। ठीक है, तो पाई ईटा r4 अपॉन 2l, तो ये हमारा आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर यही आएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें l की जगह लेंथ जो है ना वो l/2 दे रखी है, l/2 दे रखी है इसमें। ठीक है, लेकिन लेंथ l होनी चाहिए, तो इसलिए अगर लेंथ l ली जाए, ठीक है, लेंथ देखो यहाँ पे क्या सिलेंडर की लेंथ कितनी दे रखी है l/2, अगर l/2 l ली जाए ना तो फिर इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बढ़िया, इन द फॉलोइंग सर्किट if between point A and B a potential 100 volt is applied, मतलब यहाँ पर कितना पोटेंशियल लगा दिया गया है, 100 वोल्ट पोटेंशियल लगा दिया गया है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द नियरेस्ट कैपेसिटर टू पॉइंट ए, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अब देखो आप क्या करोगे, पहले आप इसका इक्विवेलेंट सी निकाल लो, सी इक्विवेलेंट निकाल करके फिर आपका चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर इसका सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो ये सभी कौन से हैं, ये सभी सीरीज में है। ठीक है, ये सीरीज में, तो सीरीज में है तो इसका कितना हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड, 3/3 हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड। अब देखो 1 माइक्रो फैराड जो होगा ना वो इस 3 के साथ पैरेलल में आएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो यहाँ तक जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये वाला पार्ट जब सॉल्व करोगे इसके साथ ही ऐड करके, तो इसके पूरे का जो वैल्यू आ जाएगा, पूरे का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो ये पूरा का 4 माइक्रो फैराड आ जाएगा। देखो इसका 1 आ गया, 1 और 3 का हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड। अब हम देखेंगे कि 4, 3 और 3, ये 3 इसका पूरे का 4 आ गया और ये 3, तो 3, 4, 3 जो है वो सीरीज में, तो इसका हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/c इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा इसका 12, 8 प्लस 3, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 12/11। ठीक है, तो जब आप इसका वैल्यू यहाँ पे 4 माइक्रो फैराड पुट कर दोगे फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तक इसका वैल्यू आ जाएगा 12/11। ठीक है, अब 12/11 3 के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/11 प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 45/11 माइक्रो फैराड। तो यहाँ तक आ जाएगा 45/11 माइक्रो फैराड यहाँ तक। ठीक है, तो अब आप क्या कह सकते हो, देखो अब आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो इस तरीके से हो जाएगी। आपके पास ये ए पॉइंट है, यहाँ पर 3 माइक्रो फैराड लगा हुआ है। ठीक है, 3 माइक्रो फैराड, और ये आ गया आपका टोटल 45/11 माइक्रो फैराड, और फिर आपका यहाँ पर भी कितना लगा हुआ है 3 माइक्रो फैराड, और फिर आपका ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब आप देखिए इस तरीके से लगा दिया। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में, तो ये तीनों सीरीज में, तो फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/45/11, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू 2/3 प्लस 11/45, तो यहाँ से ये हो जाएगा
C इज इक्वल टू 45 इंटू 3 अपॉन में 90 प्लस 33। तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 45 इंटू 3 अपॉन में 45 इंटू 3 अपॉन में 123। तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज तो तीनों सीरीज में सेम रहेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो CV हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू 3, V का वैल्यू कितना दे रखा है 100 वोल्ट अपॉन में 123। तो ये अप्रोक्सीमेटली 109 माइक्रोकूलम के आसपास आ जाएगा। 109 माइक्रोकूलम के आसपास आपका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 24, जिसमें कह रहा है कि लाइट फ्रॉम सन हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर वेवलेंथ 470 nanometer, assuming that the surface of the sun emits as a black body, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सन। ठीक है, तो देखो सन को ब्लैक बॉडी माना गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आप क्या जानते हो, इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस टेम्परेचर पे मिलती है तो वो हो जाता है लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से इसको कहते हैं वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां से टी का वैल्यू निकालना है। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ध्यान रखना। कौन सा लॉ है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन लैम्डा एम। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ पे निकल रही है वो है 470 नैनोमीटर, मतलब लैम्डा एम का वैल्यू दे रखा है 470 नैनोमीटर। ठीक है, और वीन्स कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है, ये बी है। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.288 इंटू सेंटीमीटर है ना, ये मीटर बदल लो, -2 मीटर पर केल्विन, ये दे रखा है, इसका यूनिट होता है ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना आएगा 0.288 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर केल्विन अपॉन में लैम्डा एम कितना दे रखा है 470 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो ये अब आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 288 अपॉन 470, और ये हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया मैंने, 10⁻³ -3 और -2 -5, और नीचे से आ जाएगा +9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो टी का वैल्यू आएगा 288 में डिवाइड करिए आप 470 का, तो 288 डिवाइड बाई 470, तो ये आ रहा है 0.6127। ठीक है, 276 इंटू 10⁻⁴। अब आप ये आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁴ का इसमें, तो इसका आंसर आएगा 6127.6 केल्विन। ठीक है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिखा जा सकता है
6127 को इस तरीके से लिख सकते हैं 8 कैलोरी। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट। तो ध्यान रखना, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में कहता है कि लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट के बराबर आता है। यहां से टी का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। ट्वेंटी 25 प्रॉब्लम कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ पाइऑन एंड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट कितना होगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि पाई मेसॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मास का रेशियो कितना आएगा। तो इन दोनों का मास का रेशियो लगभग 270 होता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखो और कुछ मास के रेशियो और आप याद कर लो। ठीक है, मास ऑफ म्यू1, मास ऑफ म्यू1, तो म्यू1 का मास अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास, इसका जो रेशियो होता है वो लगभग 207 होता है। ठीक है, और देखो और भी याद कर सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है लगभग 1836 के आसपास। ठीक है, और भी याद, और भी क्या है आपको ये तो पता ही है, पॉजिट्रॉन, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन नहीं पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ना E प्लस, और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं E माइनस, तो इसका जो मास आता है वो बराबर होता है E माइनस के मास के। तो ये है पाइऑन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 270 टाइम्स होता है, म्यू1 का मास 207 टाइम्स होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में 1836 टाइम होता है। ठीक है, और पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। क्लियर? तो ये मैंने 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। ठीक है, लगभग 1.5 घंटा लग गया है इनको समझाने में। ठीक है, तो लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक्सप्लेन करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो अभी हम नया सेशन लेके आएंगे और जिसमें 25 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन होंगे 2021 यूपी पीजीटी के कल। तो कल की वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।